नमस्कार, मैं डॉक्टर संकेत दीवान जी, हिप एंड नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन सूरत से। आज हम हिप और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद क्या केयर लेनी है और उसके बाद क्या कॉमन प्रॉब्लम्स पेशेंट्स फेस कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यूजुअली पेशेंट्स हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद उनके मन में काफ़ी सवाल रहते हैं, जिसमें से सबसे पहला सवाल होता है कि कितने दिनों में चलना शुरू होगा या कितना बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर ये है कि इसमें बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, आई वुड से 99% ऑफ द पेशेंट्स जो है वो दूसरे दिन से चलना शुरू करते हैं। उनको शुरू में वॉकर का सहारा लेना पड़ता है। नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स जो होते हैं यूजुअली 7 से 10 दिन के अंदर विदाउट वॉकर चलना शुरू कर सकते हैं, और हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स जो है उनको कभी कभी 3 या 4 हफ्ते तक वॉकर का सपोर्ट लेना पड़ सकता है। उसके बाद जरूरत पड़ने पर स्टिक का सहारा लिया जा सकता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो है नी रिप्लेसमेंट के बाद 2 हफ्ते के अंदर बिना सहारे के विदाउट सपोर्ट अच्छी तरह से चलने लगते हैं। उनको बिल्कुल नॉर्मल होने में, नॉर्मल चलने में 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है, लेकिन जो भी उनकी रूटीन एक्टिविटी है जैसे कि वॉशरूम जाना, बाथ लेना, तो वो सब वो 2-3 हफ्ते के अंदर कंफर्टेबली करने लग सकते हैं। दूसरी चीज पेशेंट्स पूछते हैं कि सीढ़ी चढ़ना या उतरना वो कब से शुरू हो सकता है। तो यूजुअली हम लोग हॉस्पिटल में जब पेशेंट होते हैं तो दूसरे या तीसरे दिन उनको सीढ़ी कैसे चढ़नी है और कैसे उतरनी है उसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो जैसे चढ़ते वक्त उनको जिस पैर में ऑपरेशन नहीं हुआ है वो पैर पहले ऊपर रखना है, और उतरते वक्त उनको जिसमें ऑपरेशन हुआ है वो पैर पहले रखना है। तो इस तरह से उनको फिजियोथेरापिस्ट के द्वारा सीढ़ी चढ़ने उतरने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सकती है। लेकिन कुछ किस्सों में अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है या पेशेंट के मसल्स कमजोर है तो हम उनको सीढ़ी चढ़ने के लिए जल्दबाजी नहीं करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इस परिस्थिति में घुटने के ऊपर लोड आ जाने की, उसकी वजह से घुटने में स्वेलिंग आना, घुटने में दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। तो सीढ़ी चढ़ना उतरना जो है वो फिजियोथेरापिस्ट के द्वारा आपको गाइड किया जा सकता है। हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स जो है उनको अगर हमने अनसीमेंटेड इम्प्लांट यूज किए हैं तो 6 वीक्स तक हम सीढ़ी चढ़ने से मना करते हैं, ताकि इम्प्लांट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं आए। वॉशरूम में कब जा सकते हैं? दूसरे दिन से वॉशरूम में जा सकते हैं। आप हॉस्पिटल में होंगे तब फिजियोथेरापिस्ट आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि आपको कमोड की सीट के ऊपर कैसे बैठना है, वॉकर के सहारे कैसे कमोड पे से खड़ा होना है, वो सब आपको समझाया जाएगा। तीसरा पेशेंट्स पूछते हैं कि स्नान कब से करना है। कुछ पेशेंट्स ऐसा सोचते हैं कि इसमें ऑपरेशन हुआ है तो जब तक टाँके नहीं खुलेंगे तब तक बाथ नहीं लेना है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। मैं सभी पेशेंट्स को इंसिस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप बाथ लेना शुरू कीजिए। हम लोग ऐसे ड्रेसिंग्स लगाते हैं जो गीले नहीं होंगे। अगर आप सेफ्टी के लिए चाहें तो और एक प्लास्टिक का रैप लगा सकते हैं, लेकिन आपको कंपलसरी रोज बाथ लेना है, ताकि स्किन के ऊपर की जो बैक्टीरिया है वो बिल्कुल कम हो और इससे इन्फेक्शन का रिस्क आपको कम रहेगा। तीसरी चीज, ड्रेसिंग कब करनी है। तो यूजुअली हम लोग जो ऑपरेशन के तुरंत बाद ऑपरेशन थिएटर में ड्रेसिंग की पट्टी लगाते हैं वो 15 दिन तक हम नहीं खोलते हैं, अनलेस उसमें से कुछ ब्लड या तो पानी निकलता हुआ दिखता है या कुछ दाग दिखते हैं तो हम ड्रेसिंग चेंज कर देते हैं। अदरवाइज हर तीसरे दिन या 5वें दिन ड्रेसिंग खोल के देखने की या चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आपको पट्टी ऊपर से देखते रहना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ पानी निकल रहा है या खून के दाग दिख रहे हैं तो आप हमें फोन करके बताइए, तो हमारे यहाँ से ड्रेसिंग के लिए आपके घर पे सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और एक चीज जरूरी है कि आपको हॉस्पिटल में ही बताया जाएगा कि फ्रिक्वेंटली घुटने के आसपास आइस एप्लीकेशन कीजिए। मतलब जो आइस पैक्स होते हैं वो घुटने के आसपास 10 से 15 मिनट ऐसे दिन में 4 से 5 बार आप रख सकते हैं। इससे आपको दर्द में आराम मिलेगा, आपके घुटने की सूजन कम होगी और आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। यूजुअली फिजियोथेरापी के तुरंत बाद भी अगर आप आइस लेके बैठेंगे तो आपको फिजियोथेरापी की वजह से जो दर्द बढ़ता है वो भी काफ़ी कम महसूस होगा।
आइस के लिए एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि स्किन के ऊपर प्लास्टिक को डायरेक्टली नहीं रखना है, उसको कपड़े में रैप करके ही लगाना है। अदरवाइज अगर आपकी स्किन नाजुक है तो उसमें ब्लिस्टर या तो खुले होने की संभावना रहेगी। तो कभी भी डायरेक्ट आइस आप अप्लाई मत कीजिए। टाँके कैसे लगते हैं, घुल जाए ऐसे होते हैं, स्टेपलर होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में जो है वो घुल जाए या डिजॉल्व हो जाए ऐसे स्टिचेस ही हम लगाते हैं, तो टाँके खोलने की जरूरत नहीं होती है। कुछ किस्सों में अगर स्किन की कंडीशन बहुत ही कमजोर है तो हम स्टेपलर या तो स्टिचेस लेते हैं, जो 15 दिन के बाद हम खोलते हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि आपको 15 दिन पे क्लिनिक पे फॉलोअप विजिट के लिए आना है, तो उस टाइम पे हम ड्रेसिंग भी चेक कर लेते हैं और पट्टी भी निकाल देते हैं। तो उसके बाद आप वुंड को खुला छोड़ सकते हैं, उसके ऊपर पानी डाल सकते हैं, साबुन भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इचिंग वगैरह होती है, खुजली आती है, तो आप वैसेलिन या तो सोफ्रामाइसिन जैसा कुछ भी ऑइंटमेंट उसके ऊपर लगा सकते हैं, या फिर सिंपल नारियल का तेल भी आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको वुंड के ऊपर इरिटेशन ना हो। और एक सवाल पेशेंट ऐसा पूछते हैं कि इसमें से रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। मैंने जैसे बताया कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं 1-1.5 महीने के अंदर काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। कुछ 10 से 15% पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको 3 से 6 महीने तक थोड़ा बहुत दर्द महसूस होता है, लेकिन उसके लिए आप फॉलोअप विजिट पे रेगुलरली आते रहें ताकि दर्द का क्या कारण है वो डॉक्टर द्वारा जांच करके आपको उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जा सकेगी। पेशेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि व्हीकल कब से ड्राइव करना है, और मैं ये कहता हूँ कि 2 व्हीलर आप 3 महीने तक अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें गिरने का रिस्क रहता है और उसकी वजह से आपको इंजरी होगी तो आपका अच्छा ऑपरेशन बिगड़ेगा। 4 व्हील आप जब आपकी पेन कंफर्टेबल हो जाए और आप कंफर्टेबली कार में बैठना उठना और आपकी मूवमेंट कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद आप 4 व्हील ड्राइव कर सकते हैं। पेशेंट्स के मन में ये भी सवाल रहता है कि इसके लिए क्या प्रिकॉशन रखने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं। तो यूजुअली ये आर्टिफिशियल पार्ट है तो उसकी थोड़ी केयर लेनी जरूरी है। आप एक बार कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद आप कितना भी वॉकिंग कर लो, इसको कोई नुकसान नहीं होगा। सीढ़ी चढ़ना उतरना आपको अगर दर्द नहीं है तो आप अनरिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। इसके लिए जंपिंग वाली जो भी एक्टिविटी है या फिर जिसमें घुटना ट्विस्ट होने की बात आती है, जैसे कि डांस है, जुम्बा है, एरोबिक्स है, तो ये सब आप अवॉइड करिए, क्योंकि इससे घुटने के ऊपर स्ट्रेन ज़्यादा पड़ेगा। आपको रनिंग हो सके तब नहीं करना है, क्योंकि रनिंग से भी घुटने के ऊपर जोर ज़्यादा पड़ता है। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, माइल्ड ट्रैकिंग जैसा करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें गिर नहीं जाए उसकी केयर जरूर ले। एक और चीज़ जरूरी है कि इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या किया जाए। तो नी रिप्लेसमेंट के बाद इन्फेक्शन का रिस्क 1 to 2% पेशेंट में रहता है, जो 15 दिन के बाद भी हो सकता है, 6 महीने बाद भी हो सकता है, या 5 साल के बाद भी हो सकता है। तो बॉडी में कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन होता है तो आप उसकी इमीडिएट ट्रीटमेंट करवाइए। मोस्ट कॉमनली जो यूरिन का इन्फेक्शन होता है या फिर दांत का इन्फेक्शन होता है, वहां से बैक्टीरिया ब्लड में एंटर होते हैं और ब्लड में से वो घुटने के अंदर जाके चिपक जाते हैं। तो इस तरह से ऑपरेशन के काफी समय बाद भी अच्छी तरह से काम कर रहा घुटना, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन न हो इसके लिए यही ध्यान रखना है कि आपका हाइजीन प्रॉपर रखना है, और बॉडी के अंदर आपको कभी भी बुखार आता है और चिल्स जैसी मतलब ध्रुजारी होती है, तो ये समझ जाइए कि कहीं बैक्टीरिया आपके खून में घूम रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने फैमिली डॉक्टर से या फिजिशियन से इमीडिएटली संपर्क करें और फीवर का जो भी एप्रोप्रिएट रीजन है वो आइडेंटिफाई करके उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, ताकि ये जो भी इन्फेक्शन है वो आपको घुटने में न फैले। यूरिन इन्फेक्शन में जैसे कि यूरिन में जलन होना या पेट में दर्द होना या बार बार यूरिन जाना, ऐसी जब भी कंप्लेंट आने लगे तो इमीडिएटली आप यूरिन का टेस्ट करवाइए, ताकि हमें पता चले कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट की जा सके। जब भी आप डेंटल ट्रीटमेंट करवाते हैं तब अपने डेंटिस्ट को जरूर बताएं कि नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट करवाया हुआ है, तो डेंटिस्ट आपको प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देंगे, ताकि दांत की वजह से जो भी इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो वो घुटने के अंदर स्प्रेड ना हो।
हैं।